नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी 100 के इस खास कार्यक्रम सबसे बड़ी बहस धर्म अधर्म में। मैं मुस्कान नबीर। तो ऐसे में देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध की लहर तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने वक्फ बचाओ मुहिम की शुरुआत कर दी है, जो 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक चलेगी। इस राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड का दावा है कि ये मुहिम शाहबानो मामले की तरह गांव-गांव, शहर-शहर तक चलाई जाएगी। इस आंदोलन के पहले चरण में आज से धरना प्रदर्शन का सिलसिला तेज होगा। देश के सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर धरना और जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। वहीं 30 अप्रैल की रात 9 बजे देश भर में घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि वक्फ कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा उजागर किया जा सके। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुद्धिजीवी समाज के साथ बैठकें की जाएगी। बोर्ड की महिला विंग भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगी। AIMPLB का मानना है कि यह आंदोलन केवल मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बचाने की एक कोशिश है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का बचाओ अभियान आज से शुरू होगा, 7 जुलाई तक चलेगा। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही थी कि जब कानून पारित हो गया है तो अब कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन अचानक से इस तरीके की विरोधाभास आवाज क्यों उठने लगी है, अब क्या होगा, कई सवाल है और उस सवाल के जवाब तलाशने हैं। क्या इस देशव्यापी आंदोलन से इन संगठन को कोई फायदा होगा और ऐसे में क्या उनकी आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी? क्योंकि याद दिला दें, किसान आंदोलन भी जब यहाँ पर उग्र हुआ तो सरकार का दखल सामने आया था। क्या उसी तरह जैसे किसान आंदोलन को लेकर मोर्चा संभालने के लिए सरकार सामने आई थी, क्या इनके लिए भी सरकार हितैषी बनेगी? क्या इनकी सुनेगी सरकार? और AIMPLB का जो विरोध है वो इस बिल के किस प्रावधान को लेकर विरोध है, ये भी सवाल है। और इसका क्या नकारात्मक असर पड़ रहा है जिससे इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इस बोर्ड से, इस संशोधित बिल से उन गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा जिनको अब तक फायदा नहीं पहुंचा। 1954 से इस बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन जो मुस्लिम है उसका वर्ग अब तक पिछड़ा है। कई ऐसे मुस्लिम है जो निचले स्तर पर आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई में नहीं, बिजनेस में नहीं, व्यापार में नहीं, किसी चीज में आगे नहीं है। तो ऐसे में सरकार का यह मानना है कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर जो वक्फ का पैसा है वो जा कहां रहा है और ये मोटी रकम कौन ऐंठ रहा है। तो इससे क्यों ऐतराज किया जा रहा है उन संगठनों को जो वक्फ के सदस्य हैं? क्या उन्हें डर लग रहा है कि उनका पोल खुल जाएगी, या फिर वाकई इनका जो डर है उस डर को दूर करने की जरूरत है सरकार की? क्योंकि सरकार खुद यहां पर बिल लाई है संशोधित करके, और क्या सरकार भ्रम को दूर करने में नाकाम हो रही है, या फिर तमाम जो यहां पर संगठन है प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम है इसके पीछे कोई फायदा उठा रहा है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। गुजरात ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या इस मुद्दे को चुनाव में ढाल बना के इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये कई ऐसे पहलू हैं जिस पे हमें चर्चा करने की जरूरत है और जवाब तलाशने की जरूरत है, क्योंकि ये जो विरोध है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध में तमाम ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब विरोध हुआ तो राजद जैसी पार्टी भी उस दौरान आई और नीतीश कुमार ने हालांकि इस बिल को लेकर सपोर्ट किया। अब ये देशव्यापी आंदोलन होगा, जब इस बीच जुम्मा की नमाज होगी उस दौरान अलग ही इनकी रणनीति होगी और 1 करोड़ इस विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर को जुटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है।
तमाम ऐसे लोग हैं जो इस विरोध में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ की विपक्ष की अहम भूमिका इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये आंदोलन खास तौर पर एक मुस्लिम समुदाय का नहीं रह गया है, बल्कि तमाम विपक्षी नेता भी इस आंदोलन का सपोर्ट करते हुए आए। यानी कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ना कि एक विशेष समुदाय का रह जाएगा, बल्कि इसको और भी ज्यादा ढाल बनाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरे सिचुएशन को कैसे संभालती है। और क्योंकि इन्होंने काफी दिनों के लिए मोर्चा खोल दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से अभियान शुरू होगा और ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे और उस ज्ञापन में इस कानून से उनको क्या कुछ नुकसान है उसको भी बताया जाएगा। लेकिन क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? जैसा कि किसान आंदोलन चला था, कई महीनों तक आंदोलन चला था, या फिर ये कहे कि पूरा 1 साल हो गया था और कई ऐसी घटनाएं उस बीच घटी, बलपूर्वक इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश भी की गई, बावजूद इसके किसान डटे रहे। लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी जिस पर अडिंग होकर सरकार और किसान के बीच बात हुई थी। क्या वैसी ही तस्वीर इस आंदोलन में देखने को मिलेगी? सरकार का सहयोग मिलेगा? क्या कोई सपोर्ट मिलेगा? क्या इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, या फिर यहाँ पर ऐसे ही ये आंदोलन करते करते थक जाएंगे? क्योंकि कुछ ऐसे संगठन थे मुस्लिम के, उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। इस आंदोलन से कोई मुफीद नहीं है, यानी कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर से आंदोलन क्यों शुरू करना? सवाल कहीं है, जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान और खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला है जो कि हिंदू धर्म गुरु है, और मेरे साथ यहाँ पर आस मोहम्मद कुरैशी है, AIMIM नेता है, आपका भी स्वागत है, और आचार्य जी आपका भी स्वागत है। तपोमूर्ति शास्त्री हिंदू धर्म गुरु, और काजी मोनिस जी है जो मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मुझे लगता है मुझे मुस्लिम स्कॉलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा ले रहे हैं आंदोलन में। एक तरफ एक संगठन कहता है कि भाई अब आंदोलन नहीं करेंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि कानूनी अमली जामा पहना दिया गया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अचानक से ये मुहिम फिर क्यों छेड़ दी गई है? काजी मोनिस जी जवाब दीजिए। भाई देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इस मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, मुहिम छेड़ना जो है वो उसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, आर्टिकल 19 देता है कि हम अपनी आवाज को ऐसे किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ बुलंद करें जिससे हमें लगता है कि हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो बोलने की आजादी संविधान देता है, अगर वो संविधान दे रहा है। संशय पे कोई आंदोलन नहीं चलता, कंफर्म बताइए। संशय पे आंदोलन नहीं चलता, हो सकता है नुकसान, हो सकता है नुकसान, हो सकता है, ये संशय पे कोई आंदोलन और कोई बात नहीं रखी जाती है। आप एकदम ठोस सबूत लाकर दिखाइए कि इस संशोधित बिल से आपको क्या नुकसान हुआ है और क्या होगा, बिंदु पर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नुकसान हमें इससे सिर्फ इतना है कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार ये दिया कि हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजन को जब मानते हैं तो उसकी जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उसका कंप्लीट मैनेजमेंट करने का अधिकार हमारी कम्युनिटी को दिया। अब सरकार संविधान में संशोधन कर रही है, यानी वक्फ एक्ट में संशोधन करके उसको इस लायक बना रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बनाया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहेगा तो उसको पहले उसका टाइटल ही साबित करना पड़ेगा। अब शजरा निकाल लिया, 4-5 पुश्तों का शजरा निकाल लिया, बंदोबस्त में उसका कहाँ क्या नाम था, कैसे था, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको मालूम है टाइटल स्वीट को साबित करने में 30-30 साल लग जाते हैं। तो लोग अपनी प्रॉपर्टी जो अब तक इजीली वक्फ कर सकते थे वो अब वक्फ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और दूसरी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब जो मौजूदा वक्त प्रॉपर्टीज हैं उनको छीन लिया जाएगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा खतरा ये भी सामने आ जाता है कि चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे संगठन जो सरकार की शह पर चलते आए हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता जब वो दंगा फसाद करते हैं, वो जाएंगे किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी मस्जिद, किसी भी दरगाह, किसी भी खानका के ऊपर और अपना
जो है हक जताने लगेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारी मस्जिदों के ऊपर इस तरीके के केसेस चल रहे हैं, तो वो कुछ तो झूठे होते हैं, कुछ वाकई डिस्प्यूटेड हैं भी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे ही बिल्कुल झूठे हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और फिर जरा सी बात पर जमीन को डिस्प्यूटेड बना दिया जाएगा और उसका फैसला वक्फ बोर्ड कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज को अब ट्रिब्यूनल से बाहर कर दिया गया है। अब हर बात अदालत से तय होगी। देखिए, एक ट्रिब्यूनल का जो तरीका था वो यही था कि भाई जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था उसमें ट्रिब्यूनल को रखने का मकसद ही यही था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनकी हिफाजत वक्फ खुद कर सके, और फिर भी मसला हल नहीं होता है तो जाके कोर्ट में जाएगा। नहीं, मुझे ये बताइए, हिफाजत करके क्या मिला गरीब मुसलमानों को? क्या कह रहे हैं? मैं जवाब लूंगी। आश मोहम्मद कुरैशी जी, मुझे ये बताइए कि वक्फ की संपत्ति की हिफाजत करके गरीब मुसलमानों को क्या मिला, मुझे ये बताइए। चलिए, मैं सरकार के संशोधित बिल पर नहीं बोलती, आप मुझे ये बताइए कि इस बोर्ड से गरीब मुसलमानों को क्या मिला? क्या कोई कॉलेज मिला या मदरसा मिला या फिर कोई ऐसी जमीन मिली जहां पर गरीब मुसलमान सड़कों से उठ के वहां चले जाए? बताइए। नाम बताइएगा जरा अपना। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया। जी, मैं मुस्कान। मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और मेरे मेरी मेरे जो है राय जानने के लिए। मुस्कान जी, आप मुझे बताइए, आप जो मुझसे सवाल कर रही हैं, ये कब्रिस्तान किसने दिया है? ये मस्जिदें, ये मदरसे किसने दिए हैं? क्या ये मदरसे गरीबों के काम नहीं आते? बल्कि मैं तो कहूँगा मदरसा हर उस गरीब के काम आता है जो स्कूल की फीस पे नहीं कर पाता। आज भी मदरसे में फ्री पढ़ाया जाता है। आज भी मदरसे हमारी वक्त से चलते हैं। हमारे पर्सनल जो है उसको हम अपने अमाउंट में से, हम अपने पर्सनल खर्चों में से बचाकर मदरसों की मदद करते हैं, तो मदरसों से चलते हैं। तो क्या ये गरीब मुसलमान के लिए नहीं? तो मुझे ये बताइए, मदरसों में पढ़ाई सिर्फ क्या कुरान की पढ़ाई ही मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान की ही पढ़ाई जरूरी है या फिर और भी अन्य सब्जेक्ट मुसलमानों को पढ़ना चाहिए? इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, आप जवाब पूरा सुनिए ना मुस्कान जी, बीच में इंटरप्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं अपनी बात पूरी करके मानूंगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो ज़कात फितरा है ये कहाँ जाता है? ये उन्हीं मदरसों में जाता है, ये उन्हीं गरीब महिलाओं के लिए जाता है। आप मुझे बताइए, कुरान की पढ़ाई में बुराई क्या है? आप मुझे बताइए कि हमारे पहले एजुकेशन, आप गलत धारणा ले रहे हैं, आप गलत मैंने कहा दीजिए कुरान की पढ़ाई, लेकिन जो दुनियावी पढ़ाई है उस पर भी फोकस होना चाहिए। मुस्कान जी, बात तो पूरी होने दे। आप मुझे बताइए, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, क्या वो मदरसे से पढ़े लिखे थे या नहीं थे? वो थे ना। वहां पर कुरान की पढ़ाई के साथ साथ हमने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की तालीम देनी शुरू कर दी है। उन मदरसों में अब सभी प्रकार की तालीम होती है जो सरकार नहीं दे पा रही है। जहाँ सरकार ने प्राइवेट एजुकेशन को महंगा कर दिया है। बहुत सही। आलिम काजिम फाजिल ये पढ़ाई होती है ना, उसमें जब एग्जाम होता है वहाँ की स्थिति आपको पता है, मैंने भी दिया है, वहाँ की स्थिति पता है आपको? आपने केवल काला चश्मा लगाया हुआ है, फिर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है मुस्कान। हाँ। आप सुनिएगा, आलिम, काजी, मोहतमीम, मौलाना, ये सब के साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। बेहतरीन एजुकेशन की तरफ आज मदरसे चल चुके हैं और ये सब का सब जो वक्त में शामिल है, ये सब वक्त करती है, ये कोई और नहीं कर रहा है। अभी दिल्ली वक्त की बात बता देता हूँ मैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिछली सरकार में, बीजेपी की सरकार से जो पहले सरकार थी, मौलानाओं को सैलरियां देनी शुरू की थी। मस्जिद के मौलानाओं को वो बंद हो गई है। उससे पहले मस्जिदों को सैलरियां देनी शुरू की थी, वो बंद हो गई है, जो वक्फ बोर्ड दे रहा था। आप कहाँ सोए हुए हैं? और मुझे बताइए, आप हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 26, उसको क्यों छेड़ना चाहते हैं? आप हमारे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? ठीक है मोहित जी, आऊंगी। मोहित जी, आखिर क्यों परेशानी है भाई? जब 1954 में ये बोर्ड तैयार हुआ, इसको कानून से फ्री किया गया, सरकार से फ्री किया गया, इन्होंने मदरसे बनाए और कई ऐसी पढ़ाइयां हैं जो आलिम काजी फाजिल के रूप में दी जाती है। तो इतनी परेशानी सरकार को क्यों है भाई? जब सही तरीके से सब चल रहा है उसके बावजूद भी बिल को संशोधन करने की क्या जरूरत? स्थिति देखिए कि तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं, हिंदू संगठन, और इस पर खुलकर राजनीति हो रही है। मोहित जी, देखिए, वक्फ बोर्ड जो था वो पहले जो था वो परामर्श का काम कर रहा था,
उसके बाद वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे करके इसमें क्या हुआ, 1995 में इसको अधिक अधिकार शक्तियां दे दी गई पिछली सरकार ने। फिर 2013 में असीमित शक्तियां दे दी जो किसी भी संपत्ति को छीनने के लिए काफी थी। अब उसमें वक्फ किसी भी संपत्ति को अगर कह देता है कि ये मेरी है तो वो उसकी हो जाती। अब वक्फ ने क्या किया कि हुसैनाबाद में एक मंदिर था, वहां बोर्ड लगा दिया मेरा है। कुंभ की जमीन को भी अपना बता दिया। अब इस तरीके से जब कोई देगा तभी तो लेगा। अल्लाह के नाम पे जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। नहीं, तो मीडिया ने पूछा, मीडिया के पत्रकार गए, कहा हुसैनाबाद में मंदिर पे क्यों बोर्ड लगाया? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो है ये पूरा हुसैनाबाद ही हमारा, तो वक्फ जिस जमीन को अपना बता दे वो उसके खिलाफ ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब विरोध प्रदर्शन इसका मुस्लिम समाज की ओर से हो रहा है। उन्होंने बताया हमें कानूनी अधिकार है, ठीक है, मगर शांतिपूर्ण ढंग से। अभी आप देखिए कि मणिपुर में उग्र प्रदर्शन हुआ और 5000 से अधिक मुस्लिम थे और हजारों मुस्लिम गए और वहां पर उन्होंने एक बीजेपी नेता वहां के थे असगर अली जी, और उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया था, इसलिए उनका घर फूंक दिया, जला दिया। फिर उनको जो है कहना जबरन उनसे कहलाया गया कि भाई आप इस बिल का विरोध करिए। तो ये तो गलत तरीका है ना इसकी जो है शरिया इसकी इजाजत देती है, ना कुरान इसकी इजाजत देती, ना इस्लाम देता। तो ये जो गलत तरीके हिंसात्मक रूप से जो विरोध हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसात्मक रूप से अपनी बात करनी चाहिए। सरकार भी तो कर रही है, यूपी में मुश्किलें लगा रही है 10-10 लाख के, ये भी तो हो रहा है ना। विरोध प्रदर्शन पे मुश्किलें कौन लगाता है भाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन करने का, किसी का घर फूंकने का किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। और आप सुप्रीम कोर्ट भी गए इसके खिलाफ, आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साक्षर अभियान चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करिए, आपका हक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बिल, मगर हिंसा करना, किसी का घर जला देना, क्या ये सही है? ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे थे आस मोहम्मद कुरैशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले तपो मूर्ति जी है। तपो मूर्ति जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बिल है, सरकार का ये कहना है कि ये बिल मुस्लिम हितैषी है, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे धारणा बहुत खतरनाक बना दी गई है कि अब ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मस्जिदों में मंदिर, जगहों के नाम बदलना, उर्दू से शब्द से परहेज करना और फिर बिल को लेकर मुसलमानों के लिए फायदा कहना, तो ये धारणा बना के फिर फायदे की बात करना, तो क्या ये हजम होने की बात है? बताइए किसी संगठन के लिए। बिल्कुल है मुस्कान जी। हाँ। क्योंकि वक्फ बोर्ड पे कुछ जो धर्म के ठेकेदार थे, जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार थे, उनका विशेष रूप से उस पर कब्जा था। जो पिछड़े थे, वंचित थे, उनको उससे कोई लाभ नहीं था, किसी प्रकार का लाभ नहीं था। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी मोहम्मद कुरैशी साहब कह रहे थे कि उसमें सारी तालीम दी जाती है। ये तालीम कहाँ से आती है कि आप नमाज पढ़ने के बाद पत्थर चलाए? किसी भी धर्म में गुरुद्वारा में देखते हैं कि वहाँ पे जाके सिख लोग वहाँ पे पूजा करने के बाद, अभी मैं बता रही हूँ प्रयागराज में भी यहाँ पर विशेष धर्म को टारगेट करिए। मैं ये कह रही हूँ कि धर्म के नाम पर जो आज सामाजिक तत्व फायदा उठा रहे हैं उसको बोलिए, सबको मत घसीटिए। क्योंकि प्रयागराज में हुआ है, एक निजी मजार पर जाके वहां पे जय श्री राम के नारे लगा के झंडे फहराने की कोशिश की गई है। ये हर जगह हो रहा है, हर समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक सेकंड में आपके पास आ रही हूं, मोहम्मद कुरैशी जी रुकिए। दंगे फसाद होने नॉर्मल बात होती है। क्यों जोड़ते हैं? कोई आदमी गलत है तो गलत होगा, उसको मदद से क्या तपो जी को बोलने दीजिए, तपो जी को बोलने दीजिए। मोहम्मद कुरैशी प्लीज। शास्त्री जी ऑब्जेक्शनल बात मत कीजिए। नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप फिर कहने लगेंगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा ना। बोलेंगे बीच में। बिहार से पश्चिम, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो चुप हो जाइए। चलिए तपो जी। गाँव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, सिर्फ एक घर छोड़ा है, वो भी किसी अब्दुल का है। ये पूरा दावा कर दिया पूरे गांव पे। इसी प्रकार अगर जो इनकी
जिहाद, लैंड जिहाद चलती रही तो कुछ दिन में, आने वाले समय में ये पूरे भारत पे कर देंगे कि ये पूरे भारत वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसलिए इसका संशोधन होना परम आवश्यक है। बहुत अच्छा, ठीक है, जवाब दीजिए कुरैशी जी। आप जवाब दे रहे तो इसके बाद मुस्लिम स्कॉलर के पास जाऊंगी मैं। जवाब दीजिए, क्या जवाब दे रहे हो? पहले तो इन्हें शास्त्री जी को जवाब दे देता हूँ। पढ़कर आए हो या ऐसी बकवास करने आए हो यहाँ पर? और क्या आया हूँ, आपको नहीं जानकारी है? जवाब दीजिए। देखिए ऐसी बातें मत करिए। निकले हैं जो कुछ जानकारी है, मदरसा छाप लेके चले आते हो अपन। यहाँ पर जानकारी कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं। सुन कर गए यहाँ पर। चुप। अरे मोहम्मद कुरैशी जी, शब्दों का चयन करिए। इस तरीके का अल्फाज का आप यूज नहीं कर सकते किसी हमारे गेस्ट के लिए। देखिए, मर्यादा में रहकर डिबेट करिए। तपोमूर्ति जी रुकिए, धैर्य रखिए। तभी से बात कर रहे हैं ना, तभी इसलिए मोहम्मद कुरैशी जी, तमीज से बात करने की शब्दों का चयन करिए। सभी लोग शांति से अपनी बात डिबेट नहीं चलती एक दूसरे को डांट के या फिर धमकी देकर। आप जनता के प्रतिनिधि इस तरीके की बात करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? नहीं कुरैशी जी, आपने सही नहीं किया। आप ऑन एयर नहीं, नेशनल चैनल पे आप किसी को चुप नहीं कह सकते। बदतमीजी करी, चुप नहीं कह सकते आप। शांत होइए। नहीं, चुप नहीं कह सकते मेरे डिबेट में। बिल्कुल शब्दों का चयन करिए। देखिए, चैनल पे सभी लोग लाइव हैं, सभी लाइव, ये पूरी दुनिया देख रही है इस समय सभी लोगों को, इसलिए बहुत मर्यादा में रह के अपनी अपनी बात सुनने के बाद, सच्चाई सुनने के बाद। मैं मोहम्मद कुरैशी जी अभी आपके पास आऊंगी, रुकिए। मोनी से तपो जी, आप चुप होंगे? एक तो आग में घी डालने का आप काम कर रहे हैं, दूसरा आप चुप भी नहीं हो रहे। तपो जी रुक जाइए। चलिए मोनी से जवाब दीजिए। आ रही हूँ कुरैशी जी, आ रही हूँ। मोनी से, मुझे लगता है मोनी से चले गए। चलिए ठीक है, कुरैशी जी आप जवाब दीजिए। तपो जी अभी रुकिएगा। मुस्कान जी, मुझे आप एक बात बताइए। जिस वक्त जमीनें वक्फ की जाती थी आज से 1000 साल पहले, ठीक है, उस वक्त जो होता था वो सिर्फ ये था कि एक राजा है, उसने कहा कि ये हिंदू को जमीन दे दी, इतना फला को दे दी, इतने फला को दे दी। कोई रजिस्ट्री वाला सिस्टम नहीं था। जब कोई रजिस्ट्री वाला सिस्टम नहीं था तो वो ऐसे ही था। उसके बाद में चेंजेस आए, उसके बाद में अंग्रेजों ने इस पर हमारे देश पर शासन किया, अंग्रेजों ने राज किया। बताइए मुझे, अंग्रेजों ने कब इस बिल को छेड़ा था? कब कहा उन्होंने कि इसको चेंज किया जाए? आप कहते हैं कि जमीनें ऐसी हो गई। अरे भैया, वो जमीनों का सिस्टम अलग था, वो सभी धर्मों को दी गई थी, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं थी। उसके बाद में जो उन्होंने अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने कब्रिस्तान ये बनाने के लिए जमीनें दी थी, वो वक्फ है। आप उस पर इंटरफेयर क्यों करेंगे? आपको क्या जरूरत है उसके अंदर घुसने की? आप मुझे बताइए, कहाँ कहाँ किसने कहा कि ये जमीन हमारी है और वो जमीन उसकी हो गई है? कौन सी वक्त की संपत्ति में अचानक जाके अधिकार जमाया? आप न्यूज नहीं देखते हैं, प्रयागराज वाली घटना आपको जानकारी नहीं है। पहले सुनो शास्त्री जी, पहले सुन लो, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, पहले सुन लो। पहले प्रयागराज की वो जमीन ही नहीं, वहां का जहां से योगी जी सांसद रहे हैं वो मठ भी वक्फा है। मुंबई का वो एंटीना भी वक्फ की जमीन है। मोहम्मद कुरैशी जब ऐसे दावा करेंगे ना, बिना दस्तावेज के ऐसे दावा करेंगे तो देखिए फिर आप ना सवाल करने का एक पॉइंट दे रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं भी कह दूं ये जमीन वक्फ की है, मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है। ये दावा करने से कुछ नहीं होता, ये कानून के सबूत का है, ठीक है। मुझे बताइए कि गोरखपुर का वो मठ, गोरखपुर का वो मठ है चलता है? मुस्कान जी, मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ। एक मिनट मुस्कान जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। देखिए, मैंने कुरैशी साहब की बात बहुत धैर्य से सुनी है और उन्होंने अभी एक बात कही है, और वो कि पुराने जमाने में राजा महाराजा बादशाह जो भी होते थे जमीन दे देते थे कि भाई ये मंदिर के लिए है, मस्जिद के लिए, लिखा पढ़ी नहीं होती थी, ठीक है। अब ये जो पिछला कानून वक्फ बना था उसमें वक्फ अगर कह देता था ये जमीन मेरी है तो वो कहते थे कि कागज वक्फ को नहीं दिखाना है, कागज उस व्यक्ति को दिखाना है जिसकी वो जमीन है। अब जैसा कुरैशी साहब ने बताया कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि भाई जिसके पहले राजा महाराजा ने मौखिक रूप से जमीन दी किसी आश्रम को, अब वो कहाँ से कागज दिखाएगा? तो वो वक्फ की खुद की अदालत थी और वक्फ टर्मिनल था और वक्फ में ही अदालत में वक्फ खुद ही फैसला करता, तो वक्फ अपने खिलाफ फैसला क्यों करेगा? तो वो जमीन उसकी वक्फ की हो जाती थी। अब ना हाई कोर्ट जा सकते ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते उसके खिलाफ। जो कानून संशोधन हुआ उससे किसी नुकसान नहीं है, केवल संविधान की पावर बढ़ी है
और न्यायालय की पावर बढ़ गई, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। अब यहाँ पर आपने सही बात की, लेकिन एक बात भी, एक गारंटी दे दीजिए ताकि संशय निकल जाए। किसी कब्रिस्तान, किसी मजार, किसी धार्मिक स्थल या फिर मुसलमानी का कोई भी ऐसी जगह है जो धर्म से जुड़ा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा भाई, मदरसा वगैरह? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। बल्कि ये बात तो संसद में जब बिल पास होने के पहले सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी मुस्लिम को या मुस्लिमों की किसी जमीन को या किसी धार्मिक संस्था को इस बिल का संशोधन से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। फायदा होगा। अगर किसी मुस्लिम की जाति करके वक्फ ने जमीन ले ली है तो वो कोर्ट जाके अपनी जमीन पुनः वापस कर सकता है। अगर उसके पूर्वजों ने वक्फ नहीं किया और वक्फ ने ये ले लिया, क्योंकि वक्फ के जो मुखिया थे वो भी सरकार का ही प्रतिनिधि होता था। अगर पिछली सरकार ने किसी ने कोई जबरन किसी मुस्लिम की जमीन ले ली है बोल के भाई तुम्हारे पूर्वज वक्फ कर गए, अब वो बेचारा, कई मेरे ऐसे परिचित हैं, मुस्लिम है, मित्र है हमारे, जिनकी जमीन उन्होंने वक्फ नहीं की, मगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया वक्फ हो गई और कब्जा कर लिया, तो अब उनकी जमीन भी स्वतंत्र करानी। या कई मस्जिद हैं कि जिनका अपना वो बना हुआ था संस्था, मगर उसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मस्जिद हमारी ले ली, वो भी मुकदमा चल रहा था। अब मुकदमा हाई कोर्ट में वो गए तो वहां पेंडिंग है, तमाम सैकड़ों केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको अधिकार नहीं था सुनवाई का। अब वो सब सुनवाई होगी और जिनकी जो मस्जिद है जिस संस्था की, वो उस संस्था को वापस हो जाएगी। जैसे हिंदुओं में होता है, तमाम संस्थाएं होती हैं, समितियां होती मंदिर की, वैसे ही मुस्लिम भी अपनी स्वतंत्र रूप से संस्था से अपनी मस्जिद चला सकेंगे। तो वक्फ जो था ये केवल वक्फ संशोधन हुआ है, किसी इस्लाम के विरुद्ध नहीं है ये। आती हूँ, कुरैशी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुरैशी जी, जब फायदा होगा तो आप लोगों को इसमें नुकसान बिंदु बताइए, इस प्रावधान से कौन कौन सा नुकसान अभी हुआ है? फिलहाल अमली जामा पहना दिया गया। हाँ मोहित जी, आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, मुझे खुशी है। आप मुझे बताइए, जब हम 300 साल पुराने पेपर कहाँ से लेकर आएंगे? आप मुझे बताइए, एक आदमी के पास अपने दादा के पेपर नहीं है, और ऐसे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी है। अभी CNRC में आप लोगों ने क्या कहा? CNRC में भी आप लोग सेम चीज कह रहे थे कि पेपर दिखाओ, कहाँ से लाओ भैया वो पेपर? सेम चीज यहाँ पर चल रही है। किसी मुस्लिम को नुकसान नहीं हुआ। बात पूरी हो रही है। आप अचानक एक गवर्नमेंट गवर्नेंस का ऑफिसर आएगा, वो कहेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है और वो हो जाएगी। आप ये बताइए, जब हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में कहीं पर कोई गैर मुस्लिम उनकी संस्था में शामिल नहीं है, तो मुस्लिम धर्म में संस्था में शामिल करने की क्या जरूरत है? ये बात आप मानते हैं नहीं मानते? शुक्ला जी, ईमानदारी से बताइए, पीछे ओम लिखा हुआ है, देखिए अपने ईमान जी, नहीं, बिल्कुल ओम लिखा है, वेद भी लिखा है, और मैं जो भी कहूंगा वो सर्व के हित के लिए कहूंगा, पूरी पृथ्वी के हित की बात करूंगा। काजी मोनिस जी, आप ये बताइए। हाँ देखिए, काफी यहाँ पे क्लियरिफिकेशन सरकार भी दे चुकी है। अब मोहित जी भी आप बता रहे हैं, अब फिर संशय बना हुआ है। मोहम्मद कुरैशी जी कह रहे हैं कि हम कागज कहाँ से लाएंगे। वाकई ये एक तरीके से गोट फंसने वाली बात हुई है कि भाई आप गलत दबाइए और कहिए कि चिल्लाना भी नहीं, ये वाली चीज हो गई है। देखिए सुनिए, बात बिल्कुल सही है। मैं मोहित जी की बात से भी किसी हद तक सहमत हूं, और साथ में आज मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि कागज कहां से लेके आएंगे। देखिए, आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति के दादा या परदादा ने कोई जमीन वक्फ कर दी थी, कोई कब्रिस्तान या खानकाह या मस्जिद या मदरसा बनाने के लिए, और अब उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया है। अब वो कहेगा कि साहब कागज कहाँ है तुम्हारे, जो वक्फ की थी, नहीं तो ये वक्फ नहीं मानी जाएगी, नहीं तो ये फला व्यक्ति की है। उसकी 4 नस्लों के बाद में उसकी किसी आदमी के अंदर दिमाग में खुराफात आ गई कि साहब नहीं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने पास रखूंगा। अब जब तो वक्फ कर दी थी, अब वो कह रहा है कि नहीं, मेरे दादा ने तो वक्फ नहीं की थी। देखिए, झूठे सच्चे सब मजहबों में होते हैं। तो मुसलमान में भी बहुत सारे गलत लोग मिलेंगे और दूसरे सभी मजहबों में गलत लोग मिलेंगे, अच्छे लोग हैं। सरकार की अगर मंशा है, बिल्कुल सही, आपने टॉपिक सही जा रहे हैं आप, कि अगर सरकार यहाँ पे छानबीन कराती है कि ठीक है चलिए, अब क्या उस जमीन का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ। सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखिए, मैं किसी और से या सरकार से ही अपने मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं मांग रहा हूं। मेरे मजहब के लोगों ने पहले से जो जमीन दान की हुई है, वहां मस्जिद बना रहा हूं या वहां मदरसा बना रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आप बताइए, मुहिबुल्लाह नदवी हैं, रामपुर से सांसद हैं, मदरसे से निकले हुए हैं भाई। जब मदरसे से निकला हुआ व्यक्ति सांसद बन सकता है तो वो क्या नहीं बन सकता? मदरसे से निकले हुए, नदवतुल उलमा लखनऊ से निकले हुए बहुत सारे लोग IPS ऑफिसर हैं, और सुनिए MBBS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं। मैं सिम्बायोसिस पुणे में MBA कर रहा है, बहुत सारे छात्रों को जानता हूं जो वहां से निकले हुए हैं। मेरे खुद के जानने वाले अनस साहब हैं, वो IIT इंदौर के अंदर
जो है पीएचडी कर रहे थे। आप मुझे बताइए तो सही कि ऐसा नहीं है कि मदरसे से पढ़े लिखे लोग नहीं निकलते हैं। मदरसे बनाने का मकसद ही यही था कि मुसलमानों को इधर उधर जाकर एजुकेशन के लिए धक्के ना खाने पड़े, और उसके लिए जमीन भी मुहैया कराएं, पैसे भी मुहैया कराएं, खुद मुसलमान सरकार से भी कुछ ना मांगना पड़े। इसीलिए मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की, मान्यता लेने की कोई पाबंदी भी सरकार ने नहीं रखी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान अपने वक्फ की संपत्ति से मदरसा बना सकते हैं और अपने पैसे से मदरसा चला सकते हैं, तो सरकार की मदद की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, और मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी यही बात है कि हमारे जो मैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड का, उसके अंदर आप दखल अंदाजी करके चीजों को खराब कर देंगे। जो अब तक स्मूथली चलती आई है वो स्मूथली नहीं चल पाएंगे। भाई दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है तप्पू मूर्ति जी, भाई सब सारी चीजें चल रही है। आपने खुद सुना मोनिश जी को कि मदरसे से तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, वहां पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ, उसे मान्यता देनी चाहिए, इसको भी स्वीकारा है और सरकार ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन इस बोर्ड में आप सरकार का दखल क्यों, कानून का दखल क्यों? जब बोर्ड का सही इस्तेमाल हो रहा है, जमीन का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरीके की ये सारी चीजें हो क्यों रही है? तपो जी देखिए, अगर जो सारी चीजें सही रूप से चल रही है, हाँ, तो इनको संशोधन हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तो संशोधन में यही तो है ना कि सरकार का दखल, प्रशासन का दखल, यही संशोधन होना ही चाहिए। जो आपका है वो आप ही के पास है, तो उसमें आज में क्या दिक्कत हो रही है आपको? और दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी कही कि यहाँ पे आईएएस, यहाँ पे इंजीनियर, जरा एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे, मैं भी जानूं कि कहाँ पे हो रहे हैं मदरसे से निकल के। मैं आपको पूरी नाम बता दीजिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मदरसे से निकले हुए थे, मेरा नाम तो आ गया। आपको जानकारी नहीं है? वो तुष्टीकरण से बने थे, आपको जानकारी है? बस अब कर लीजिए, क्या करोगे आप? अब बताइए आप क्या करोगे? आपको जानकारी नहीं है? तुष्टीकरण से बन गए, नदवी सांसद बन गए, वो भी तुष्टीकरण से बन गए। अरे सांसद ये जो है ना, ये अंगूठा छाप भी बन जाते हैं। इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है उतनी कि आपको ये एमबीबीएस ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। मोदी जी हमारे सामने एग्जाम्पल है, बिहार का प्रमुख, हमारे सामने उदाहरण है। मोदी जी बन जाते हैं, अंगूठा छाप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ शास्त्री बनकर बैठे हो अंगूठा छाप यार, और कैसा आपको जानकारी नहीं है? आप मदरसा छात्र बन के बैठ सकते हो, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? शास्त्री बन के बैठे हुए हैं हम। बातें कर रहे हो यार, पता होता नहीं है, कुछ भी चले आते हैं यहाँ पर। आपको नहीं जानकारी है शास्त्री का क्या अर्थ होता है? देखिए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मदरसा है, मदरसे की पढ़ाई से कोई भी आगे नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, मानती हूँ, लेकिन ये जो बिल है सरकार की सही नियत से सरकार ने कहा, लेकिन इस बिल को लेकर भ्रम फैला कैसे? कोई ना कोई वजह आप बताइए। क्या आपने सर्वे किया, क्या आपने पूछा? क्योंकि आप हिंदू धर्म जी रुकिए, जब किसी का भी हक छीनेगा मुस्कान, जब किसी का भी हक छीनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, धर्मगुरु है आपके, धर्मगुरु आपके कुछ गलत संदेश देते हैं आपके समाज में। अरे एनआरसी में कितनों की जमीन छीन गई, कितनों की घर छीन गई, ये बता दीजिए। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन आ रहा है, कितने की जमीन छीन ली गई, कितने के ऊपर कितनों को बेघर कर दिया गया, वो तो बताइए मुझे। लागू नहीं हुआ अभी, मस्जिदों को ताले लगाने शुरू कर दिए, ये होने लगा है। जाकर देखिए उत्तराखंड के अंदर क्या हालत। मेरे उत्तराखंड के अंदर 45 मदरसों के ऊपर सील लगा दी गई है, आपको मालूम ही नहीं है? शास्त्री जी बगैर जानकारी के बोल रहे हैं। 45 मदरसों पर सील लगा दी गई है। कराइए, रजिस्टर्ड कराइए मदरसा, संवैधानिक रूप से खोला जाएगा तो रजिस्टर्ड कराइए। मदरसा रजिस्टर्ड कराने का भी ऑप्शन है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। जब गैर संवैधानिक रूप से आप खोलेंगे तो बंद होना है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छे, यानी सरकार जो भी करे सब कबूल करते चले जाइए, सरकार से कोई सवाल ना कीजिए, हमारा सर काट लीजिए और बस अपनी मर्जी से कोई भी कानून बनाते जाइए, संख्या बल के आधार तो यही है। एनआरसी पर लगा था, सरकार ने जितनी कानून वो मुझे बता दीजिए। एनआरसी भी सरकार ने बनाया था, संसद में पारित किया था, संख्या बल के आधार पर पारित किया था, पूरे मुसलमानों ने विरोध किया था, लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई, ये बता दीजिए मुझे। लागू नहीं हुआ, 3 दिन हुए हैं,
अभी 3 दिन हुए हैं एक्ट बने हुए, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मदरसा वैध अवैध इस पर वही हम तो बाद पूछ में रहा हूँ, चर्चा जब होने करेंगे। दीजिए ना, जब कोई बात दिक्कत यहाँ नहीं पर है, हो किसी रही है प्रकार का जो नुकसान नहीं हो रहा देशव्यापी है तो। आंदोलन को लेकर, रुकिए तपू मूर्ति जी, आप कहीं और चले जाते हैं, आप मुद्दे से भटक जाते हैं, उधर कुरैशी जी मुद्दे से भटक जाएंगे, रुक जाइए। आप हिंदू मंदिरों में मेरी आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, रुक जाइए। तपू मूर्ति जी, कुरैशी जी रुकिए, आपकी पूजा भी आप करवाऊंगा। दोनों रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरा नाम लिखवाएंगे। मोहित शुक्ला जी, जो आप कह रहे हैं ना कि इस बिल का फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, तो इसके नुकसान को कौन फैला रहा है? देखिए, इसमें जो है ऐसा है कि कुछ राजनीतिक विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुस्लिम विवाद क्रिएट करने का और मुस्लिमों को उकसाने का, उनको भड़काने का, और वो गलत संदेश लोगों मुस्लिम समाज में फैला रहे हैं बिल को लेके। देखिए, पहले क्या था, किसी जमीन पर अगर मस्जिद हो तो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। और अब क्या हो गया है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हुआ, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। तो वक्फ जो था एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट का काम हो रहा था। अब वक्फ की ये जो शक्ति है, रूप बदलने से क्या होगा कि इस्लामिक जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगी और वो अपना स्वतंत्रता से अपनी जमीन पर अपनी मस्जिद मदरसा जो भी चलाना चाहती हैं उसको चलाएंगी। तो मुस्लिमों के हित के लिए सब हुआ है। तो महिलाओं को इसमें स्थान मिल गया, कंपलसरी हो गया महिलाओं को रखना। आप अगर पॉजिटिव बातें बता रही हैं, ये देशव्यापी आंदोलन AIMPLB ने छेड़ दिया है, काफी दिनों तक चलेगा, क्या आपको लगता है इस आंदोलन का कोई फायदा होगा उन्हें? मोहित जी, देखिए, ये आंदोलन जो है ना वो विपक्ष की एक नीति है। अच्छा। और विपक्ष जो है एक बंद कमरे में बैठ के एसी में के कमरों में बैठ के सब नीतियां बना रहा है अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, और वो गरीब मुसलमानों को गर्मी में धूप में प्रशासन शासन से लड़ा भिड़ाना चाहता है, जिसमें बहुत से लोग चोटिल भी हो सकते हैं, कष्ट भी उठाएंगे, तमाम लोगों को आंदोलन में तकलीफ होगी, और इस तरीके से मुस्लिमों का ही नुकसान हो रहा है विरोध करने से। और बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जो संशोधन है वो सबके हित में। आप लोग विपक्ष की कठपुतली बन रहे हैं क्या? सुनिएगा मुस्कान जी, आप मुझे बताइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से RSS ने इस देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, उस दिन से लेकर आज तक बीजेपी की सरकार में मुझे बता दीजिए कौन सा इनका मुस्लिम MP है, कभी इन्होंने टिकट भी दी है, कौन सा इनका मुस्लिम MLA है, कभी इन्होंने टिकट भी दी है, कौन सा इनका मुस्लिम निगम पार्षद है, कभी इन्होंने टिकट भी दी है। अचानक मुस्लिमों की महिलाओं की फिक्र होना। कासमी साहब उत्तरा का मदरसा बोर्ड के चेयरमैन। प्लीज सुनिए मोहित जी, सुनिएगा, आप मुझे बताइए कौन है आपकी सरकार में मुस्लिम? आप कभी कहते हो हम 3 तलाक पर लेकर आ रहे हैं, मुस्लिम लेडीजों के उसके लिए फायदे के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी कहते हो कि हम जो वक्त की संपत्ति पे ला रहे हैं मुस्लिमों के लिए फायदे कर रहे हैं। अरे आप अपनी मुस्लिमों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देते, अपनी संस्था में जगह नहीं देते, अपने हिंदू है इन्हीं दलितों को और मुस्लिमों को आप छूत करते हैं। ये दलित अगर आपके मंदिर में तो बता सकते हैं आप? ठीक है, नहीं, दलित मंदिर में जाएगा तो उसको जो रोकेगा उसको पता है 10 साल का कारावास है, SC ST एक्ट लग जाएगा। उस पर कानून बहुत पहले ही बन गया था, बीजेपी के पहले ही। राजस्थान के उस मंत्री जी को हिंदू थे, जो भी किसी भी दलित भाई के और अत्याचार का विचार भी करेगा जेल जाएगा। दलित की बात वो हमारे भाई है, हिंदू है पहले, बाद में दलित है, पहले हिंदू है, वो हमारे भाई है। दलित भाई है तो शामिल करो। दलित अगर आपके भाई वोट की बात नहीं, ये तो मतलब कानून बन गया, पहले ही बन गया। कोई हिंदू ऐसा नहीं करता, वो अराजक तत्व है, वो ऐसी छेड़खानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके वर्ग में जो पिछड़े हैं, वंचित है, उनकी चिंता कीजिए। तो हम कर रहे हैं अपने भाइयों की चिंता, आपको आवश्यकता नहीं है करने की, वो तो नहीं हम कर रहे हैं। उतना एक ब्राह्मण को अधिकार है, उतना एक वैश्य को, उतना एक क्षत्रियो को है, उतना एक शूद्र को है। हमारे वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, स्वतंत्र हुआ है। आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अधिकार जो है शेड्यूल कास्ट को दिया गया।
बिल्कुल है, उसको ज्यादा अधिकार है, उसको रिजर्वेशन दिया गया है और अस्पृश्यता का जो कानून लागू उसके हित में किया गया है। अगर वो कह देगा कि भाई अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ बदसलूकी करी या हमें अपमान भी किया तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई है, तुरंत जेल है, जमानत भी नहीं है। एक एक करके बोलिए शुक्ला जी, हो गई आपकी बात। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मोहम्मद कुरैशी जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मोनिस जी, हाँ ठीक है, रुकिए। फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अब कानून भी बन गया है, बिल तो पास हो गया है, तो पुरानी बात हो गई। कानून भी बन गया है, लेकिन एक संगठन अब मुस्लिम का कहता है कि भाई कोई फायदा नहीं है आंदोलन का, हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, खटखटाएंगे। लेकिन अब ये जो आंदोलन हो रहा है, कोई फायदा होगा इसका? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार ने पहले भी, ऐसा नहीं है, हमें अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा यकीन है। सरकारों ने पहले भी, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, किसी और पार्टी की सरकार रही हो, पहले भी जनता की डिमांड पर जनता का विरोध करने देखने के बाद में, और जब देखा कि सड़कों पर लोग आ रहे हैं तो कानून वापस लिए गए हैं, कानून नाफिज नहीं किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो लोग देखेंगे इस हस्ताक्षर मुहिम को भी, कि इतने सारे लोग जिनको वो पिछड़ा कह रहे हैं मुस्लिम समाज में, वो सब लोग खुद आगे आ रहे हैं कहने के लिए कि हमें मोहम्मद कुरैशी जी मैं आपसे जानना ठीक है सर, आपको लगता है कि फायदा होगा, लेकिन मोहम्मद कुरैशी जी कई ऐसे बिंदु मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर सुनिए, तो आप लोगों का आरोप ये था कि दोनों सदनों में जबरन बिल पास करा लिया गया, जेपीसी की रिपोर्ट भी विपक्ष की नहीं सुनी गई, उसे तैयार करा लिया गया, कानून भी अमली जामा पहना दिया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी से मुर्मू से मिलने की यहाँ पे बात भी की गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर साइन हो गई। अब ये आंदोलन का रास्ता अपनाकर क्या लगता है कि आपको सुना जाएगा? जब ये इतने आरोप लगाने के बाद भी फिर भी आप सोचते हैं उम्मीद की किरण है? हमें पूरा यकीन है भारतीय न्याय पर, भारतीय न्याय संहिता पर, भारत के कानून पर, भारत की व्यवस्था पर, भारत में सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा यकीन है। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? इस भीषण गर्मी में सड़क पे बैठ कर क्या फायदा है? वो तो पहले ही कमजोर हो हमारे सर की छतें छीन ली जाएंगी। मुस्कान जी, छतें तो आप लोगों ने हमारे सर की छीन लो ना, आप हमारे इदारे के समय भी कहा था छतें छीनी जाएंगी तो भाई सड़कों पर तो आएंगे। कोई छत नहीं छीन रही है और हिंसा बिल्कुल नहीं करें, हमारी तो यही राय है सभी पूरे मुस्लिम से कि अहिंसात्मक रूप से अपनी बात कहिए, हिंसा बिल्कुल मत करिए। आप हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनने के फेवर में आ गए, आप हमसे हमारे इदारे, आप हमसे हमारी एजुकेशन सेंटर छीनने के उसमें आ गए, आप हमारे सर की छतें छीन रहे हैं। क्या जिस तरीके से यहाँ पर वोट पर संशोधन किया गया, क्या 10 सेकंड आपके पास, क्या हर धर्म जिस तरीके से ये किया गया है बोर्ड में, क्या हर धर्म में इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? बोर्ड जो संशोधित किया गया है कि क्योंकि विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर आज मुस्लिम की बारी है, कल अन्य धर्म की बारी होगी, तो क्या लगता है कि क्या ऐसी आशंका है? देखिए, बहुत सारे संशोधन पहले हुए हैं और आगे भी होते ही रहेंगे, और अभी हो रहे हैं, तो पहले भी बहुत बार संशोधन हुआ है। तो संशोधन इसलिए होता है कि अगर कहीं कोई खामी है तो उस खामी को दूर किया जाए, और संशोधन का उद्देश्य लोक कल्याण होता है, और उसको देखिए, अगर उससे कल्याण सबका होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि होगा। हालांकि हिंदू धर्म गुरु के तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब कानूनी अमली जामा पहना दिया गया, अब देखना ये कि धरातल पे क्या स्थिति होती है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी और आश मोहम्मद कुरैशी जी, तपोमूर्ति जी, साथ ही साथ काजी मोनिस जी। आप सभी ने महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त दिया और अपनी बातें रखी। तो फिलहाल अब देखना यह है कि जो आंदोलन यहाँ पे छिड़ा है उसका क्या सकारात्मक असर निकलकर सामने आता है, या फिर ये मुस्लिम संगठन के हित में आएगा, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए TV 100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।